बात कर रहे थे और हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो है थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हम काइंड्स ऑफ टैक्सेस के ऊपर चलते हैं। टैक्सेस की कौन कौन सी हमारे पास एग्ज़ाम है, इसको समझने के लिए ना काइंड्स को मैं आपके साथ एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। उस ग्राफ से हमें तीनों चीज़ें जो हैं वो कवर कर लेंगे, लेकिन ये ग्राफ पेपर में आपने ड्रॉ नहीं करना कभी भी, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे ना ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं रेट और यहाँ पे हम ले लेते हैं इनकम। ये आ जाएगी हमारी इनकम और यहाँ पे हम ले लेंगे रेट 10, 20, 30, 40 और रेट भी हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पे हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक हम ये कर लेते हैं और दूसरी हम ये कर लेते हैं। ये आपको तीन नज़र आ रही हैं। इसमें से अगर आप इसको ज़रा फोकस करें, ये वाली, ये जो लाइन शो करती है ये रिप्रेजेंट करती है फ्लैट टैक्स को। फ्लैट टैक्स क्या होता है कि आपकी इनकम जितनी मर्ज़ी चेंज हो, आपका टैक्स रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही होगी। इनकम बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, टैक्स आपने फ़िक्स % पे करना है। ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? फ्लैट टैक्स कहते हैं या प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। जैसे सेल्स टैक्स है, जैसे आपने एक ब्रेड परचेज़ करनी है, ब्रेड के ऊपर 18% GST है। क्या कभी दुकानदार ने कहा है कि जी ये बंदा साइकिल पे आया इसका टैक्स मैं 10% लूँगा, ये बंदा गाड़ी पे आया इसका टैक्स मैं 15% लूँगा, ये बंदा प्राडो पे आया इसका टैक्स मैं लूँगा 25%? उसने कभी ऐसा कहा है? नहीं कहता। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कंगले हैं, बच्चे हैं, भिखारी हैं, हर बंदे से एक फ़िक्स रेट के ऊपर क्या किया जाता है? टैक्स लिया जाता है। ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? फ्लैट टैक्स कह रहे होते हैं, या इसे हम प्रोपोर्शनल टैक्स कह रहे होते हैं। तो ये पहली काइंड है हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं या हम फ्लैट टैक्स कह रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सेल्स टैक्स। जो सेल्स टैक्स है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लैट टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स, बिकॉज आपके कंट्री में रेट कितना है सेल्स टैक्स का? इस वक्त 18% है, जो हम कल स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स। अब कभी भी दुकानदार नहीं पूछता जी आपकी इनकम कितनी है, आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप साइकिल पे आए हैं, आप अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डाका मार के आए हैं। आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, आपसे 18% टैक्स ही लिया जाएगा फ़िक्स हर बंदे से। तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे टैक्स को हम फ्लैट टैक्स कह रहे होते हैं या प्रोपोर्शनल टैक्स कह रहे होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है फ़िक्स परसेंटेज में हम क्या कर रहे होते हैं? इसको चार्ज कर रहे होते हैं। तो पहली काइंड क्या है? फ्लैट टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स। रटा नहीं मारना, अपनी वर्डिंग में समझ आ गया क्या होता है? अपनी वर्डिंग में लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है इसको। उसके बाद अगर आप इसको देखें, इसमें क्या हो रहा है? आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। आपकी जब इनकम 10 थी, आपका टैक्स ये था। आपकी इनकम यहाँ पे गई, आपका रेट ये हो गया। आपकी इनकम यहाँ पे गई, आपका रेट क्या हो गया? बढ़ गया। इनकम इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है? रेट ज़्यादा हो रहा है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे कर रहा है, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो क्या कर रहा है? ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो ऐसा टैक्स जो इनकम बढ़ने से ज़्यादा हो रहा हो और इनकम कम होने से कम हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक डैट। बारिश आता है, पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है, ज़्यादा पानी आता है। तो इनकम है, टैक्स आएगा, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स आएगा, कम इनकम है तो कम टैक्स है। ये क्या होता है? आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है। तीसरा हमारे पास आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है प्रोग्रेसिव टैक्स की, ये आपका इनकम टैक्स है। जो इनकम टैक्स है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो उतना टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम जितनी कम होगी वो उतना कम टैक्स पे कर रहा होगा। ये है प्रोग्रेसिव टैक्स। अच्छा, रिग्रेसिव टैक्स बाय एग्जाम्पल एग्जिस्ट कोई नहीं करता, लेकिन रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अगर आप इसको देखें, यहाँ पे जब इनकम कम है, यहाँ पे अगर देखें इनकम कम है तो टैक्स ज़्यादा पड़ रहा है। अगर इनकम ज़्यादा हो गई, टैक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये समझाने की गर्ज तक है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स है जो लो इनकम
पीपल को ज़्यादा हिट करता है, ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू हायर इनकम पीपल। गवर्नमेंट आज कहती है जी मैं पेट्रोल के ऊपर 100 रुपया टैक्स लगा देती हूँ, उस 100 रुपये टैक्स का ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, गरीब के ऊपर कि अमीर के ऊपर? ये है रिग्रेसिव टैक्स कि लगता हर एक के ऊपर ही है, लेकिन इम्पैक्ट के लिहाज से कौन ठुकता है? गरीब। तो वो क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिमेंबर, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो बाय नेचर क्या होते हैं? रिग्रेसिव होते हैं, बिकॉज वो लोअर इनकम पीपल को ज़्यादा हिट कर रहे होते हैं, अमीरों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अगर सेल्स टैक्स उन्होंने बढ़ाया है तो सेल्स टैक्स से कौन ज़्यादा मरेगा? गरीब मरेगा। ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आएगा? गरीब के ऊपर आएगा, जिसकी लो इनकम है। जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसके ऊपर कोई इतना बर्डन नहीं आ रहा होता। तो ये हमारे क्या होते हैं? रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। बाय नेचर जो है ना, बाय इम्पैक्ट, जितना भी फ्लैट टैक्स है जो भी हमने पढ़ा, फ्लैट टैक्स बाय इम्पैक्ट क्या होता है? रिग्रेसिव होता है। जो फ्लैट टैक्स पढ़ा हमने, इम्पैक्ट के लिहाज से वो क्या है? रिग्रेसिव है। गवर्नमेंट कहती है जी आज जीएसटी 18% है, कल कर दे 20%। अब पूरे मुल्क में हर बंदे से कितना टैक्स लिया जाएगा? 20% ही लिया जाएगा। लेकिन हिट कौन होगा? अमीर के गरीब? गरीबों को ज़रा होगा, अमीर लोगों को इतना ये हिट नहीं कर रहा होगा। है वो फ्लैट टैक्स था, लेकिन इम्पैक्ट के लिहाज से क्या होगा? वो रिग्रेसिव इन नेचर होगा। लोअर इनकम पीपल को ज़्यादा हिट करेगा, जो हाई इनकम पीपल होंगे उन्हें वो कम हिट कर रहा होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिग्रेसिव टैक्स कहला रहा होता है। फ्लैट टैक्स होता है बाय रेट के, हर एक के ऊपर एक ही रेट पर टैक्स लगा दिया। लेकिन इम्पैक्ट के लिहाज से वो क्या होता है? हमेशा रिग्रेसिव होता है। बिकॉज प्रेमा फसाई तो क्या दी, ये भी 20% पे दे रहे हैं, ये भी 20 पे, ये भी 20 पे, वो भी सारे 20 पे दे रहे हैं, लेकिन आपको कम हिट कर रहा होगा, उसको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा, उसको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो वो बाय नेचर क्या होता है? फिर वो रिग्रेसिव होता है, क्योंकि वो गरीबों को ज़्यादा तबाह कर रहा होता है, अमीरों को इतना इम्पैक्ट उसका नहीं डाल रहा होता। अमाउंट नहीं, इम्पैक्ट के लिहाज से ज़्यादा किसकी अमाउंट से निकल, ज़्यादा किसको महंगा पड़ रहा है टैक्स पे करना, ज़रा किसको भारी लग रहा है टैक्स पे करना, उसके देखते हैं। अमाउंट नहीं होती, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं आती कभी भी। जैसे आप टोल टैक्स की एग्जांपल ले लें, लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं आप जाते हैं लाहौर से इस्लामाबाद, आपका टोल टैक्स है 1000 रुपीज़, ठीक है। एक मेहरान वाला जाता है, एक जाता है प्राडो वाला। जब वो इस्लामाबाद एंटर होंगे, जब 1000 रुपया पे करेंगे, ज़्यादा दुख किसको होगा? प्राडो वाले को या मेहरान वाले को? क्यों? क्योंकि वो लो इनकम है। अगर वो टैक्स आज 2000 कर दें, प्राडो वालों को फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसको फ़र्क पड़ेगा? गरीब को पड़ेगा। ये वो टैक्सेस होते हैं जो लोअर इनकम पीपल को ऑन अ मेजॉरिटी क्या कर रहे होते हैं? ज़्यादा हिट कर रहे होते हैं वॉल्यूम के ऊपर, उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो गरीब से टैक्स ज़्यादा निकल जाता है, अमीर के लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आटा, अब आटे के ऊपर जीएसटी आप कर दें 20%, नुकसान किसका होगा? अमीर के बच्चे कितने होते हैं? 2-3। गरीबों को लानी ख़त्म नहीं होती, वो तो बेचारा आटा ला ला के मर जाएगा, क्योंकि टैक्स सारा वो पे करेगा, खाते सारा वो है। ये रियलिटी है। अभी जब सैलाब आया था, हम गए हुए थे, हमने तकरीबन पाकिस्तान के 3 सूबे कवर किए हैं खुद जाके फील्ड में। तो वो बकायदा तौबा हो गई थी। वी वर एट, ये इसका बॉर्डर है बलोचिस्तान का और पंजाब का, वहाँ पे थे। अब राशन लेके गए, वो उनकी फैमिली डिटेल आई तो 21 बच्चे थे। अब वो कहते हैं 21 बच्चे हैं और हमारे जानवर जो हैं वो अभी बह गए हैं, अगर वो भी बीच में होते तो कोई उनका जो पूरा कुंबा था ना, वो एक गांव के बराबर था। वो गरीब आदमी है। तो ये है, अब वो गरीब आदमी के लिए अगर आटा महंगा होगा ना तो उसको बहुत हिट करता है। ये रियलिटी है। फिर हम गए थे इधर रहीम यार खान, वहाँ पे है तहसील पड़ोवा है, वहाँ पे ऑन एवरेज हर घर में 10 बच्चे थे। बच्चे अडल्ट सभी अलग हैं। तो गरीबों का ये हाल होता है। तो फिर ये जो टैक्स, जितने भी टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट, सारा किसको हिट करते हैं? गरीब को। बिकॉज गरीब का आटा बहुत आएगा, वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, टैक्स ज़्यादा पे करेगा। अमीर क्या करेगा? नहीं खाएगा रोटी, वो ब्रेड पे शिफ्ट हो जाएगा। बट गरीब के पास ऑप्शन नहीं होता, इसलिए किसको हिट कर रहे होते हैं? ये गरीबों को। सेम है, बता तो रहा हूँ, फ्लैट और एग्रेसिव सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इम्पैक्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं। ज़्यादा किसके ऊपर असर आएगा? गरीबों पर ज़्यादा असर आ रहा होता है। वैसे कहने पे जी अमीर भी टैक्स देगा 20%, गरीब भी देगा 20%, बड़ा अच्छा लगता है कि जी एक ही सफ़ में सारे खड़े कर दिए हमने। महमूद एयाज प्राडो वाला भी इतना दे रहा है, जो गदागर है भिखारी भी इतना दे रहा है। बड़ा खुशहाली है हमारे मुल्क में, हर बंदा सेम टैक्स पे कर रहा है। लेकिन गलती क्या होती है? रियलिटी में जो गरीब होते हैं उनको ज़्यादा हिट पड़ रही होती है, अमीरों को वो टैक्स इतना मैटर नहीं कर रहा होता। सेम होता है, तकरीबन सेम होते हैं।
इम्पैक्ट का भाई बता रहा हूँ। फ्लैट टैक्स क्या है? फ्लैट टैक्स सिर्फ आपको कह दिया कि हमने हर बंदे से टैक्स लेना है 20%, दैट्स इट। फ्लैट टैक्स में हम इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे कि गरीब कितना पे करेगा, अमीर कितना पे करेगा, ये इररेलेवेंट है हमारे लिए। हर बंदा दुकान में आएगा, टैक्स कितना पे करेगा, 20% जाए। हमने क्या लेना है? फिक्स रेट पे लेना है। इनकम क्या है क्या नहीं है, किसको महंगा पड़ रहा है किसको सस्ता पड़ रहा है, हम उसमें कभी भी नहीं देखते। जब हमने देखना होता है किसको महंगा पड़ा है किसको सस्ता पड़ा है, फिर हम कहाँ पे जाते हैं? रिग्रेसिव टैक्स में। वहाँ चलता है पता कि यार ले तो हम सबसे 20% रहे हैं, लेकिन गरीब मर गया, जो अमीर है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इम्पैक्ट का आता है सिर्फ, लेकिन होते दोनों सेम है। हर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। आपके कंट्री में, इस दुनिया में हर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, वो टैक्स बढ़ाते हैं, कौन रोता है? गरीब। अब वो तो कहते हैं हमने पूरे मुल्क में पेट्रोल सेम कर दिए, फ़ायदा किसको हुआ? गवर्नमेंट को। लेकिन किसकी ज़रा हिट पड़ रही होती है? हमेशा गरीब को। तो ये रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं फ्लैट टैक्स जितने भी होते हैं। उसके बाद जैसे पेपर में आज तक नहीं पूछा हुआ काइंड ऑफ टैक्सेस। उसके बाद बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज के जितने भी हम टैक्स लॉज बना रहे होते हैं वो किन के ऊपर बेस करते हैं। एडम स्मिथ साहब ने बड़ी अपनी अलमशहूर मरूफ किताब में वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा, जिसने आज तक नहीं पढ़ी किसी ने, कि ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है 4: इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। ये हम यहाँ भी पढ़ेंगे, ये जाके हम चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ेंगे। ये कहता है जी कोई भी टैक्सेशन सिस्टम है वो इन 4 मेन कैनन्स के ऊपर बेस करना चाहिए, इन 4 असूलों में बेस करना चाहिए। कौन कौन से? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि पूरे मुल्क में आपने हर एक से टैक्स लेना है, किसी को नहीं छोड़ना। उनकी इनकम के प्रपोर्शन के लिहाज से टैक्स लो, किसी को माफ़ नहीं करना। एक अच्छा सिस्टम ये होता है। फिर टैक्स की अमाउंट क्या होनी चाहिए? हमेशा सर्टेन होनी चाहिए। ये नहीं गवर्नमेंट के टैक्स पे करो कितना जितना दिल करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक अमाउंट हो, इतनी पे करनी है, फिर क्या करोगे आप? जाके पे करोगे। तीसरा, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए कि आपको टैक्स पे करना आसान हो। ये सबसे बुरा है। अभी ये आपका यहाँ पे NB पे है, साथ ही यहाँ देख के लाइन लगी होती है चलान्स की, टैक्स चलान्स की, जलील कर रहे होते हैं ये। लेकिन अच्छा सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे पेमेंट इजी होती है, जहाँ पे विद होल्डिंग होती है, कि टैक्स पेयर के ऊपर आप बर्डन डालते, टैक्स उससे कलेक्ट करवा लेते हैं। और चौथा क्या है? इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए कि टैक्स जब आप कलेक्ट कर रहे हो, जिससे ले रहे हो, उसके लिए टैक्स सस्ता हो। वो ना उसने लाख रुपया कमाया और आपको ये टैक्स हमारा 40,000 रुपया दे दो, वो अपना बिजनेस ही बंद कर देगा, क्योंकि मैंने काम ही नहीं करना, मैं मर जाऊँगा, टैक्स नहीं दूंगा। तो इकोनॉमिकल टैक्स होना चाहिए टैक्स पेयर के लिए भी और टैक्स कलेक्टर के लिए भी। इवन अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट कहते हैं जी हमने 100 रुपया कलेक्ट किया है और हमें कलेक्शन करने पे हमारा खर्चा 120 रुपये आ गया, इतना बड़ा स्टाफ रखा हुआ है, तो ये कोई नहीं होता। अल्टीमेटली ये भी डिज़ास्टर है हमारे कंट्री के। हमारा स्टाफ बहुत होता है, सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जितना हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका आधा तो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं सैलरीज में। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। तो एक अच्छा सिस्टम जो है वो इन 4 कैनन्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। आगे जाके हम एथिक्स में दोबारा फर्दर कैनन्स पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्स। लेवी का मतलब क्या होता है? लगाना, लागू करना, इम्पोज करना, चार्ज करना। जब भी हम टैक्स लगाते हैं ना, इस मुल्क में या इस दुनिया में कोई भी टैक्स लगता है वो इन 3 असूलों के मुताबिक लगता है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक असूल होगा जिसके मुताबिक क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज कर रही होती है। सबसे पहला क्या आता है? द बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना आप हुकूमत से बेनिफिट लोगे उसी रेशो में आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। आप अपनी एक दुकान खोलते हैं, आप गवर्नमेंट से कितना बेनिफिट लेते हैं? थोड़ा सा लेते हैं। आप वही जाके अपनी कंपनी खोल लें, कितना बेनिफिट मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। आप गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ ले रहे होंगे, गवर्नमेंट से आप टैक्स रिबेट्स ले रहे होंगे, गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ला कर देगी, आपको इंपोर्ट खोल के देगी, आपको गवर्नमेंट ग्रांट देगी, बेनिफिट दे रही होगी। तो फिर जब गवर्नमेंट उनको इतना बेनिफिट देती है तो गवर्नमेंट उनसे उतना टैक्स भी लेती है। आप इंडिविजुअल हैं, आपका टैक्स होगा 5%, 6%, 7%, कंपनी पर लेगी सीधा 28% टैक्स प्रॉफिट का, ऊपर चार्ज कर लेगी सुपर टैक्स 5%। अब बैंक्स के ऊपर टैक्स है 35% और उनके प्रॉफिट का लेंगे 5% सुपर टैक्स। क्यों? उनको दे रहे हैं। अब वो जितना गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है उनसे उसी वे में टैक्स ले रही है। तो पहला होता है बेनिफिट प्रिंसिपल। जितने बड़े इदारे हैं, जितने बड़े बैंक्स हैं, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उस पर गवर्नमेंट ये चार्ज करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट उनको इंपोर्ट करके दे रही है। अभी आपके पूरे मुल्क की इंपोर्ट बंद थी, कुछ इदारे थे जहाँ पे इंपोर्ट चल रही थी, इंपोर्ट करके दिए गवर्नमेंट ने उनको।
ग्रांट्स गवर्नमेंट दे रही होती है, उनके लिए जोन्स बना रही होती है, तो जब उनको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है फिर उसी वे में गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे टैक्स भी ले रही होती है। तो पहला है बेनिफिट प्रिंसिपल। दूसरा आता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि आपकी पेमेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास पेमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसकी इनकम 50,000 है और गवर्नमेंट कहती है जी मुझे टैक्स पे कर दो 20,000 रुपया, क्या ये पे कर सकते हैं? तो खुदकुशी कर लेगा। और एक बंदा जिसकी इनकम 5 मिलियन है, अगर उससे कहती है गवर्नमेंट टैक्स पे करो 20,000, कर सकता है? ये कर सकता है। तो दूसरा प्रिंसिपल है कि आप टैक्स लगाएं लोगों की इनकम के ऊपर, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा है वो टैक्स ज़्यादा पे कर सकता है, जिसकी इनकम जितनी कम है वो टैक्स कम पे कर सकता है। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के मुताबिक टैक्स लगना चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर पेपर में आता है तो आप इनकम टैक्स लिखिएगा। इनकम टैक्स जो है वो प्योर एग्जाम्पल है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उससे गवर्नमेंट उतना टैक्स जो है वो ज़्यादा चार्ज करती है, जिसकी इनकम जितनी कम होती है गवर्नमेंट उसे क्या कर रही होती है, टैक्स जो है कम चार्ज कर रही होती है। ये है सेकंड प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तीसरा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। सबको रगड़ दो, किसी को नहीं छोड़ना। एक फिक्स पकड़ लो परसेंटेज, उस फिक्स परसेंटेज के ऊपर चाहे आप कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, नहीं कमा रहे, टैक्स लेना है आपने। तो ये होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, कि हर एक से टैक्स लगवाना है आपने। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपके पास सेल्स टैक्स है जो हमने जाके कल इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। आप इस दुनिया कोई भी टैक्स निकाल लें, इन तीनों पे बेस कर रहा होगा। कोई टैक्स दुनिया में किसी बंदे पे भी लग रहा है ना, वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक असूल, किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होगा। यहाँ तो आपकी एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर आपके इनकम टैक्स है, आपके जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर आपके आ जाएंगे, इस तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे इस पे आ रहे होते हैं। तो ये 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एबिलिटी टू पे और बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल, जितना बेनिफिट लोगे उतना टैक्स दोगे। एबिलिटी टू पे आपकी पेइंग कैपेसिटी के ऊपर, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर हम क्या कर देंगे, टैक्स चार्ज कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी टैक्स इन तीनों में से किसी ना एक प्रिंसिपल के ऊपर लाजमी क्या कर रहा होगा, बेस कर रहा होगा। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉ। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखें आप, वैसे भी देखें, तो इन तीनों के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं। आप कोई भी टैक्स का कानून लेके आए वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक पे बेस कर रहा होगा, इन 3 पे। उसके बाद है टैक्स लॉस के फीचर्स क्या होते हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने बस 2 से 3 दफ़ा रीड करना है। आज तक पेपर में उसने नहीं पूछा, इसको बस रीड करें 2 से 3 दफ़ा, दैट विल बी इनफ फॉर यू। सबसे पहला फीचर क्या है टैक्स का, कि ये एक इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन होती है। हुकूमत भीख नहीं मांगती, वो नहीं कहती कि री आपको लग रहा है मैं भीख मांगने आई हूँ बट मैं भीख मांगने नहीं आया, वो नहीं कहते। कहते हैं भाई टैक्स निकाल। गन पॉइंट पे आते हैं और टैक्स लेके जाते हैं। आप टैक्स ना दें वो कारोबार तबाह कर देते हैं। गवर्नमेंट लेती है गन पॉइंट के ऊपर टैक्स, बाय लॉ लेती है, लीगली। वो बताती है कि हमें टैक्स चाहिए, ये ड्यू डेट है, अगर नहीं दोगे तुम्हारा घर भी बंद कर देंगे, तुम्हारा दफ्तर भी बंद कर देंगे, अगर नहीं दोगे तुम्हें जेल भी डाल देंगे, तुम्हारे एसेट्स तक बेचेंगे, तुम्हें टैक्स निकलवा लेंगे। गवर्नमेंट क्या लेती है, ये इन्फोर्स करती है लीगली तौर के ऊपर, ज़ोर ज़बरदस्ती से टैक्स ले रही होती है। ये नहीं कहती कि अगर आपका दिल करता है और अगर हमने कभी आपकी ज़िंदगी में कोई नेक काम किया हो तो हमें टैक्स दे दें, ऐसे नहीं गवर्नमेंट करती। गवर्नमेंट लेती है टैक्स। उसके बाद है टैक्स जो है वो जनरली पेएबल होता है कैश में। आप कैश में जाके पे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, आप चेक में पे कर सकते हैं। आप ये नहीं कहते जी गवर्नमेंट ने कहा टैक्स पे करो, सर टैक्स तो है नहीं, मेरी किडनी ले लें, ऐसे नहीं होता। आप कहें जी टैक्स तो है नहीं, मेरे घर आटे की बोरी पड़ी है वो ले लें, ऐसे नहीं होता। आप बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दे सकते, आप प्रोमिसरी नोट नहीं दे सकते। आप नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, कैश, चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र। अब ई पेमेंट्स जो हैं वो अब आ गई हुई हैं, उसके ज़रिए पेमेंट कर रहे होते हैं। उसके अलावा टैक्स जो है वो अमूमी तौर पर क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, हमेशा परसेंटेजेस में लगता है। 1%, 2%, 3%, 5%। फ़िक्स अमाउंट में टैक्स नहीं हम लगाते कि जी 1000 रुपया टैक्स हो गया, 2000 हो गया। हम कभी फ़िक्स अमाउंट नहीं लगाते, हम हमेशा टैक्स किस में लगाते हैं, परसेंटेजेस में लगाते हैं। 10%, 12%, 15% कर दी, परसेंटेजेस में लगाते हैं। उसके अलावा टैक्स क्या होता है, हमेशा लेवी किया जाता है, इम्पोज करते हैं। किसके ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर, आपकी वेल्थ के ऊपर, आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। आप ट्रांजैक्शन करेंगे टैक्स लग जाएगा, आप इनकम कमाएंगे टैक्स आपका ऊपर चार्ज हो जाएगा। अब टैक्स लेवी करता कौन है, स्टेट।
रियासत किसके ऊपर करती है? उन लोगों के ऊपर या उन प्रॉपर्टी के ऊपर जहां उसकी जुरिस्डिक्शन है, जो उसके हदूदों के यूद में आते हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या अगर यूके में कोई फ्लैट हैं उसके ऊपर टैक्स ले सकती है? क्यों? क्योंकि वो इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहे होते। लेकिन यही गवर्नमेंट अगर कोई फ्लैट रायविंड में है उस पर क्या कर लेगी? टैक्स ले लेगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहे होते हैं। तो स्टेट टैक्स किससे लेती है? जो इसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहे होते हैं। हमारे कौम को नहीं पता, हमारे कहते हैं वो फ्लैट हमारे हैं, पैसे ला के दें, आप नहीं ला सकते कभी भी, क्योंकि वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहे होते। जो जुरिस्डिक्शन में आएंगे, जो लोग आएंगे, जो प्रॉपर्टी आएगी, उस पर क्या करेगी स्टेट? हमेशा टैक्स चार्ज कर रही होगी। अब टैक्स कौन चार्ज करता है? लॉ मेकिंग बॉडी, और ये कौन सी होती है? आपकी पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट उनको इम्प्लीमेंट करवाती है, पार्लियामेंट फाइनेंस एक्ट लेके आती है, और वही क्या कर रही होती है? टैक्स चार्ज कर रही होती है। और टैक्स किसके लिए लिया जाता है? पब्लिक के लिए। आपसे टैक्स लेके आपके ऊपर ही टैक्स गवर्नमेंट लगा रही होती है। ये रियलिटी है, नहीं ये रियलिटी है। सड़क नहीं बनाती गवर्नमेंट, मोटरवे नहीं। अभी रिसेंटली हम हो के आए थे थल से, थल रेगिस्तान में वो इस वक्त तमाम इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगा रही है। रेगिस्तान में दूर दराज बिजली पहुंचा रहे हैं, चाहे जहाँ पे 10 घर भी हैं ना, वहाँ बिजली पहुंचा रहे हैं उस वक्त। तो पैसा कहाँ से आता है इतना? प्रॉब्लम ये है कि आपके कंट्री को जो चाहिए ना पैसा हर साल बजट में, वो है 9200 बिलियन रुपीज़, ठीक है। आपके टैक्स कलेक्ट होता है 4250। ये आपका डेफिसिट है जो जाके आप लोन मांगते हैं कंट्री चलाने के लिए। ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के। हमारा पैसा हमें इतना मिलता है, चाहिए हमें इतना। इसमें से हमने बदनाम किया हुआ है कि नंबर 1 जो है पैसा ले जाते हैं। नंबर 1 इसमें से लेके जाते हैं 11.34% टोटल बजट में से। ये है आर्मी का बजट। टोटल बजट में से 1234 अरब रुपए हैं समथिंग, इतने बनते हैं। तो कभी पढ़ना, अभी आएगा ना बजट जून में, पढ़िएगा, चलेगा पता कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, कौन कितना खाता है, और हम कितने झूठ में रहते हैं कि जी 80% बजट कौन खा जाती है? हमारा फौज खा जाती है। ऐसा नहीं होता। हमारी टैक्स कलेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम ये है। टैक्स हम देते नहीं है, हम टैक्स अवॉइड करने के चक्करों में ना अपना कंट्री रगड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टैक्स कलेक्टर को रिश्वत दे देते हैं, और वो रिश्वत एक 1 टाइम देते हैं, और वो आपकी पक्की लगती है रिश्वत। 10 साल 20 साल आप उसको रिश्वत देंगे, क्योंकि आपने 2 नंबर काम किया होता है, टैक्स छुपाया होता है। आप उसकी जेब भरेंगे, उसको अमीर कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ही अपना असल टैक्स पे कर देते, आप उस ब्लैक मनी से बच जाते। ये हमारे कंट्री का बहुत होता है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री के टैक्सेशन सिस्टम में। आप टैक्स का सिस्टम बेहतर कर दें, आपका कंट्री बेहतर हो जाएगा। तो ये कभी हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये। उसके बाद एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के, एक जो मजबूत टैक्सेशन सिस्टम है, उसके कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर या किन पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है, इसको देखते हैं। ये भी सिर्फ आपका रीड ओनली है, आपने इसको जाके अपने वर्ड्स में लिखना है। इसको क्रैम करने की, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में क्रैम करना कुछ है ही नहीं। सारी जो है वो आपकी नॉलेज है, और इस नॉलेज को जाके आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। और भी क्वेश्चन हम मज़ीद करते हैं, आपको चल देगा पता। पहला है एक अच्छी निशानी कि कोई भी टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, फिजिकली एडिक्वेट होना चाहिए। फिस्कल का मतलब होता है मनी, कैश, रेवेन्यू, और एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? सफिशेंट, मुनासिब। अब अच्छा सिस्टम क्या होना चाहिए? जो आपके कंट्री की पैसे की, कैश की, रेवेन्यू की डिमांड है, वो उसको पूरा करने वाला हो। अगर आपके पैसे की डिमांड ज़्यादा है, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, वो आपके अखराजात जो हैं वो पूरे करके देता हो। आपके अगर अखराजात कम हैं तो वो आपको सरप्लस कमा के देता हो। एक अच्छा सिस्टम ये होता है जो गवर्नमेंट के तमाम अखराजात जो हैं वो क्या कर रहा होता है? पूरे कर रहा होता है। ट्रेड के, सिविल गवर्नमेंट के, मिलिट्री गवर्नमेंट के जितने भी ट्रेड बैलेंसेस हैं वो मेंटेन होते हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स हैं सारी वो क्या कर रहा होता है? मैनेज कर रहा होता है। एक अच्छा सिस्टम ये होता है। दूसरा है कि दैट सिस्टम मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, कि टैक्स हर एक से लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और लेंगे उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक, कौन कितना पे कर सकते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यूरोप की। यूरोप में टैक्स हर एक से ले रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते।
लेकिन लेते हैं कि कौन कितना पे कर सकता है, जुल्म नहीं करते। मतलब वहाँ पे जो गरीब है ना उसको रगड़ते नहीं है। वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना होने के बराबर है, 1% 2% है। इसराइल में टैक्सेस ना होने के बराबर है इनडायरेक्ट। यूएई में टैक्सेस अब आना शुरू हुए हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं, 3% है, 2% के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। बट वो भी किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, इनकम के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कम से कम चार्ज, ताकि टैक्स हम सबसे लें लेकिन किसी के ऊपर हम जुल्म ना करें कि जी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में ले आएँ और इनडायरेक्ट टैक्स भी लें और डायरेक्ट टैक्स भी लें, ये गवर्नमेंट नहीं करती। अच्छा सिस्टम यही होता है। हमारे कंट्री में ये लूप होल है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा कम है। उसके बाद एक अच्छा सिस्टम क्या होता है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी फिजिबल होती है, बड़ी बंदे के पुत्र होते हैं, जो हमारे मुल्क में नहीं है। मतलब आप टैक्स पे करने जाएंगे, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे बंदे होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे, कैपेबल होंगे, उनको लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना आता होगा, वेल ट्रेंड होंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, गिफ्ट नहीं लेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जब आप टैक्स पे करने जाएंगे आपको इज़्ज़त देंगे, ख्वार नहीं करेंगे, बाहर नहीं बिठाएंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और अगर क्या करेंगे, आप खुद टैक्स पे कर रहे होते हैं लाइनों में लग के। ये एक अच्छे सिस्टम की निशानी है। इससे हमारा कोई मुमासलत नहीं हो सकती, अपने पे फील नहीं करनी है आपने। उसके अलावा एक अच्छा सिस्टम क्या होता है, जो आपके इकोनॉमिक गोल्स के साथ कंपैटिबल होता है या कंसिस्टेंट होता है। आप चाहते हैं कि जी आपने ग्रो करना है, आपको जीडीपी ये चाहिए, आपका टैक्सेशन सिस्टम आपको हर साल उतना रेवेन्यू ला के देगा, आपके जीडीपी ग्रो करवाने में क्या करेगा, काम कर रहा होगा। तो ये एक अच्छे सिस्टम की निशानी है। 4 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, ये 4 पॉइंट सिर्फ याद कर लें। फिस्कल एडिक्वेसी, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। इन चारों को फुलफिल कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम कह रहे होते हैं। उसके बाद डिफरेंट लॉस जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं, 2 तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स है और दूसरे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लग रहे होते हैं, आपकी वेल्थ के ऊपर लग रहे होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लग रहे हैं। मतलब आपसे निकलवा रहे हैं। आपके पास लाख रुपया, आपसे टैक्स लेंगे। आपके पास 10 लाख है, आपसे टैक्स लेंगे। वो आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इसमें आते हैं इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स। इनकम टैक्स हमने जाके तफसीलन पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस का अराउंड 70% है। आप जो कैफ में इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना, आप इस इनकम टैक्स में सिर्फ जाके आपने विद होल्डिंग और कंपनी के टैक्सेशन सीख लें तो आपका CFAP का टैक्स तैयार हो जाता है। मतलब कैफ के टैक्स में अगर आप अराउंड 25% मज़ीद टैक्स ऐड कर दें तो आपका CFAP का टैक्स तैयार हो जाता है। इतना आप इनकम टैक्स यहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, इनकम टैक्स क्या होता है, क्या नहीं होता, इसको डायरेक्ट टैक्स हम क्यों कहते हैं। जब कंप्लीट करेंगे आपको समझ आ जाएगा ये डायरेक्ट टैक्स क्यों होता है। उसके बाद है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पर लग रहा होता है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी, टैक्स जो है उसके ऊपर बढ़ रहा होता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपकी कभी भी इनकम के ऊपर नहीं लगता। ये कहाँ पे टैक्स लगाते हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। आपके कंट्री की कहाँ, हमने कल स्टार्ट करना है सेल्स टैक्स। आपको उनका प्रैक्टिकल होता क्या, आपके कंट्री में दाता दरबार के सामने जो बैठा ना भिखारी, कितने पैसे कमाता होगा पर मंथ, पता है आपको है? आजकल में आओ ना, रमज़ान का सीजन, तो सीज़न चल रहा है उनका, कमाई के दिन है। आपकी सोच है। एक दफ़ा मैं खड़ा हुआ था इशरे मोड़ के ऊपर ना, तो मैं वेट कर रहा था तो नाना अबू का, उन्होंने आना था मेट्रो से, मैंने पिक करना था। पीछे तो बंदे ना वो सामान पैक कर रहे हैं, उन्होंने हॉकर थे, ज़मीन पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे हैं। यार मैंने सेल की 3 लाख रुपए की, आज मैंने सेल किया 5 लाख की एक डे की। मैंने पीछे मुड़ कर देखा कि यार मैं पूरा महीना 21 घंटे काम करता हूँ और मैं तकरीबन मरने वाला हो जाता हूँ। रेंट पे ना मुझे लगा था यार ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया है। आईफोन का टैक्स पे करना पीटी, ये पैस ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया था। वो सुकून से यार मैंने 4 लाख कमाए हैं, यार मेरा लॉस हो गया, मेरे पास 3 लाख कमाए हैं एक दिन की। और उन दोनों की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। अजाब, कैसे पता किसने कितने कमाए हैं, किसी को पता है? लेकिन हम 10 रुपये भी आएंगे ना गवर्नमेंट, हाँ भाई कितों आए ने, कड्डो पैसे। तो ये गवर्नमेंट को ही पता है। आपके कंट्री की जो पैरेलल इकॉनमी है वो बहुत बड़ी है, उसको आप पकड़ नहीं पा रहे। फिर क्या कहते हैं, कोई मसला नहीं, ये भिखारी ने भीख मांगी है, नहीं बताई कितनी मांगी है, जाके इसने अल्टीमेटली क्या पीना है, गोल्ड लिफ पीना है, करो महंगा गोल्ड लिफ, लगाओ टैक्स वहाँ पे। जाके इसने क्या करनी है, स्टिंग पीनी है,
कर दो महंगी, करो 100 रुपये की स्टिंग। तो वो क्या करेंगे, टैक्स फिर ऐसे निकलवा रहे होते हैं आपके कंट्री वाले, क्योंकि वैसे टैक्स नहीं निकाल सकते। पूछेंगे कितनी भीख मांगी है, क्या कहेगा, कभी नहीं बताएगा। कहेगा जी मैंने कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन की है, मैंने ATM बेस्ड की है, नहीं कर सकते, ये बहुत मसले हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है इनकम ना बताएं, आप खर्चा करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने पैसे कमाए, इवन आपने डकैती की है, आप डाका मार के आए हैं ना, आप पैसा तो वो खर्च करेंगे ना कहीं जाके। गवर्नमेंट कहते करो, हराम कमाया, हमें कोई टेंशन नहीं है, खर्च करो, जाओ सिगरेट पियो। जब आप सिगरेट पीने जाएंगे, अल्टीमेटली क्या कर लेगी गवर्नमेंट, आपसे टैक्स इनडायरेक्टली निकलवा लेगी। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या आती है, सेल्स टैक्स आती है, जो हमारे सिलेबस का 30% है, जो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जब हम सेल्स टैक्स कंप्लीट कर लेंगे, जब हम इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये डायरेक्ट टैक्स क्यों है और इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है। तो सारी बात हम वहाँ पे कर रहे होंगे। चोर सब कुछ चोरी कर सकता है, बट ये होता है उनका रिस्क, वो चोरी नहीं करता। कल हम जब स्टार्ट करें इनडायरेक्ट टैक्स चलेगा तो सारा आपको किस पे कौन कौन सी वजूहात हैं, कल हम प्रॉपर चलने लगे हैं सेल्स टैक्स के ऊपर। अच्छा, कल हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने डिस्कस कर लिए थे। स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। यही है जब इन्हें पढ़ा है कस्टम, FED, सेल्स टैक्स। जब आप सेल्स टैक्स कंप्लीट कर लेंगे इन फ्यू डेज, तो आप इसको एक्सप्लेन भी करने के काबिल हो जाएंगे। तो 5 नंबर का आया हुआ है। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब 3 मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन विच कैन बी हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग अ गुड टैक्स सिस्टम। अभी जो हमने पढ़े थे कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, इक्वालिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, ये सारे आप लिख सकते हैं। उसके बाद था ऑटम 19 में डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। एक दफ़ा आया 4 नंबर का, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल और बेनिफिट प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल है। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और FED आ रहे होते हैं। यही सवाल है और चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो गया है। अगर आप देखें पास्ट पेपर के एनालिसिस में अगर जाएंगे ना, तो ग्रिड A जो हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रिड A में से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटेड टेस्टेड चैप्टर जो है ना हमारा, वो यही है। ग्रिड A जिसकी वेटेज 5 से 10 नंबर है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आए हैं, इस चैप्टर 1 से हैं, जो हमने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया है। जितने इस चैप्टर के पास पेपर हैं वो सारे हमारे यहाँ पे डन हो गए हैं। और इस चैप्टर में कोई चीज़ भी जो है वो क्रैम करने वाली नहीं है, रट्टा मारने वाली नहीं है, सिंपल है। आपने क्या करना है, इसको जाके एक दफ़ा रीड करें, अपनी वर्डिंग्स में लिखना है, समझ आ गई आपको, इसके जो है वो कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाता है। आप लोगों के पास ये होंगे प्लानर्स वगैरह सारे आपको मिल गए ना, हार्ड बाउंड। मैं आपको ये बता देता हूँ, हम इसके मुताबिक चलेंगे और हम जी मिल जाते हैं। एक सेकेंड, इसको डुप्लीकेट करते हैं हमेशा। स्लाइड में पढ़े हुए हैं, जो नोट्स मैंने रात को अपलोड किए हैं उसमें सारा कुछ पढ़ा हुआ है। मैंने डेली नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं और चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल, अगर आपने ड्राइव खोल के देखी हो तो उसके एंड के ऊपर है ये पास्ट पेपर्स। वैसे इसकी मैं समरी जो है ना 1 पेजर, वो भी आज रात को शेयर कर दूंगा, पड़ी हुई है मेरे पास, तो वो भी शायद इसमें पड़ी हुई है। एक सेकंड में देखता हूँ। इसमें नहीं पड़ी हुई, दूसरे लैपटॉप में पड़ी होगी। चलिए वो भी मैं शेयर कर दूंगा, पूरा वो 1 पेज है, उस पर पूरा चैप्टर जो है उसके मेन पॉइंट्स हैं, बस वही 1 पेज कर लें, आपका पेपर जो है वो पूरा निकल जाएगा। अच्छा, ये प्लानर आपके पास स्टार्ट हमारा 27 से हुए, ये आपके पास हर वक्त होना चाहिए ताकि आप लोग मेरा भी एहतसाब कर लें। इतने आप लोग नैब के चेयरमैन रह गए, वैसे
और मैं भी कर लूँ आपका एहतसाब, लेकिन मैं यहाँ पे हाफिज़ साहब बन जाऊँगा जो नैब के चेयरमैन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। स्टार्ट हुआ था 27 मार्च को एंड वी आर गोइंग टू एंड ऑन 10 अगस्त। देर नहीं हो रही, 42 छुट्टियाँ इस सेशन में, ईद की मिला के 2 ईदें, मिड टर्म, इतवार, मुहर्रम, 42 डेज़ आपके ऑफ चल रहे हैं बीच में। मैं क्या करूँ बीच में फिर बताएं? तकरीबन 1.5 महीना तो क्लासेस हमारी नहीं होनी बीच में, और बीच में हमें बंक भी आने, सॉरी, जब रिजल्ट में कोई बच्चा फेल हुआ होगा तब उसको दुख लगेंगे, जब वो किसी की मांग के गोल्ड लिफ पी रहा होगा, वो भी बीच में डेज ऑफ करना भूल गया हूँ। तो ये है हमारे अराउंड 98 आवर्स बन रहे हैं खींच खूंच के। और स्टार्ट किया 27 को, ओरिएंटेशन हो गई, 28 को ये, 29 को विद पास्ट पेपर जो है हमने डन कर लिया। ठीक है, आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि हम क्या क्या डन कर रहे हैं और साथ साथ आपने चलना है। कल हम स्टार्ट करने लगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स चलेगा आपका ईद तक, जिसमें तमाम थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन ईच एंड एवरी पास्ट पेपर में करवा दूंगा। अगर आप देखें तो हर फ्राइडे को क्लास टेस्ट है, बट पहले मेरा माइंड था कि मैं फ्राइडे को क्लास नहीं करवाऊंगा, बट अब मुझे फ्राइडे क्लास करवानी पड़ेगी, चाहे आधा घंटा ही करवाऊँ, बिकॉज टाइम बीच में नहीं आ रहा। जितनी छुट्टियाँ इस सेशन में आ गई हैं, आधे घंटे के लिए भी बेशक क्लास हो, कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा। तो फ्राइडे को हम ऑफ नहीं करेंगे, टेस्ट फ्राइडे को ही हो जाएगा, आफ्टर क्लास आप कर लिया करिएगा, लेकिन हर फ्राइडे को टेस्ट होगा। जितना हम पढ़ा करेंगे उसका हर फ्राइडे को टेस्ट हो जा करेगा, सिलेबस आपका अनाउंस हो जा करेगा। तो उसके बाद छुट्टियाँ आने की ईद की छुट्टियों के बाद हम करेंगे पास्ट पेपर सेल्स टैक्स के। और ये करते कराते अराउंड, अगर आपके ना सिलेबस कब ख़त्म हो रहा है आपका, तो जो पास्ट पेपर की किताब है मेरे पास जिसमें 27 टर्म के क्वेश्चन अब सारे कर करा के अराउंड आपका सिलेबस में ख़त्म कर रहा था 27 जुलाई को। 27 जुलाई को आपका सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट हो रहा है। बट चूँकि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको पेपर पास करवाने और उसके लिए सेल्स टैक्स लाजमी है, तो सेल्स टैक्स अभी हम करेंगे डिटेल में, जिस पे हम अराउंड कितने डेज़ लगा रहे हैं हम 1 2 3 और 6 9 9 और 6 15 15 और 6 21 दिन लगा रहे हैं सेल्स टैक्स पे, जिस पे डिटेल करेंगे। डिटेल ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल क्लास में सॉल्व करना है डिटेल। उसके बाद एंड पे जाके इन फिर 9-10 दिनों में हम क्या करेंगे, दोबारा सेल्स टैक्स करेंगे रिवाइज फॉर्म में, ताकि आप जब आई कैप के हॉल में बैठें आपको पेपर मिले, आप जो पहला एरिया अटैम्प्ट करें वो कौन सा हो, सेल्स टैक्स का हो, बिकॉज ये 30 नंबर है फॉर श्योर। ये 30 नंबर आने ही आने हैं और डिफाइंड आने हैं। ये आपको आपके खून में घोल देने हैं मैंने सेल टैक्स, ताकि इसमें से आपके मार्क्स लूज ना, और 40 मिनट में आपने सिक्योर करने हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि बिज़नेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिज़नेस में से अराउंड आपका 17 से 20 नंबर का आता है। बिज़नेस सेल टैक्स मिला के कोई आपके बन रहे होते हैं 50 नंबर। तो बिज़नेस में हम जो डेज लगा रहे हैं, 6 दिन ये लगा रहे हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तकरीबन आधा महीना मैंने बिज़नेस पे लगाना है, जिस पे उसकी ईच एंड एवरी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा के भेजना। अगर ये 2 एरियाज़ आपके अच्छी तरह हो जाते हैं, आपका पेपर पास है। इवन चलें मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा अप्रैल शुरू हुआ है ना, जब हम जाएंगे ना छुट्टियों में ईद की एंड पे, इस डेट के ऊपर आपको चल जाएगा पता आपका टेस्ट इस टाइम में पास है कि नहीं, टेस्ट नंबर 3 के ऊपर जब आपका सेल टैक्स वाइंड अप हो रहा होगा। बिकॉज अगले 2 हफ्तों में हमारा 30 नंबर का एरिया जो है वो कंप्लीट हो जाए। अभी हम 5 नंबर का एरिया 2 दिनों में कर चुके हूँ मैं। वॉज इट डिफ़िकल्ट? आप जाके इसे देखें, किताब से देखें, किताब में बड़ा गंदा लिखा हुआ है, अजीबो गरीब सा लिखा है, बच्चे घबराते हैं। 5 नंबर का एरिया, तकरीबन 11 सवाल हैं इसके पास पेपर में, सारे के सारे हमने 2 दिनों में कर लिए। आप उसको जाके एक दफ़ा रिवाइज़ करें। मुझे ना आपने मैसेज करना है इसकी समरी का रात को, मैं आपको ना शेयर कर दूंगा, वो इनको दे देंगे। 1 पेज समरी है, वो इनको कल आपने देनी है प्रिंट में भी। इस चैप्टर का सिर्फ वो 1 पेज आपके पास होना चाहिए, 2 मिनट लगने हैं, आपका चैप्टर पूरा जो है वो रिवाइज हो जाया करेगा। वो हो गया 5 नंबर। अब अगले जो 2 हफ्ते हैं हमारे पास, 3 हफ्ते, वो सेल टैक्स के हैं। बाय द अप्रैल आपका 35% ऑफ सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया होगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको टैक्स जो है वो हर हाल में पास करवाना है। इवन कोई हुआ शौकीन तो उसका मेरिट सर्टिफिकेट भी आ सकता है। मैं फिर कहता हूँ पेपर मुश्किल नहीं है, अगर पेपर आप करते हैं तरीके से तो पेपर आसान है। अगर आप इसको बर्डनाइज करेंगे पेपर मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज मैं करूँ स्टार्ट सेल टैक्स से, आप रेगुलर रहे 2 हफ्ते में ही आपके टैक्स कितनी बेस बन जानी है। बिकॉज इसके बाद इनकम टैक्स आपके लिए हलवा हो जाएगा सेल टैक्स से। सेल टैक्स मुश्किल है, इनकम टैक्स आसान है। अगर यहाँ भी आपने पंगे कर लिए ना, बंक किए, छुट्टियाँ की, दाएं बाएं भाग गए, ना ये होना है ना अगला आपका इनकम होना है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनता जाएगा। तो इसको है
जस्ट नेक्स्ट 2 वीक्स हैं, अगले 2 वीक्स कंसिस्टेंट हो जाए आपका टेक्स्ट का पेपर, आपको खुद लगेगा पता पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपके पास प्लानर है, ये आपके पास हमेशा बैग में होना चाहिए, ताकि जिस दिन हम जो सा डे करें वो टिक करते जाएं। अगर क्लास पीछे हुई तो मेरा एहतसाब आप कर सकते सर पीछे जा रहे हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है और सेशन बड़ा बैक टू बैक चल रहा है, इसे कवर करना है। तो इंशाल्लाह इस पूरे सेशन में अराउंड टेस्ट कितने बन रहे थे, 17 टेस्ट बन रहे हैं, 18 टेस्ट हैं जो प्रॉपर बन रहे हैं, 18 टेस्ट, और 2 दफ़ा सेल टेस्ट के साथ हम 10 अगस्त को वाइंड अप करेंगे। और उसके बाद 10 दिन की रिवीजन भी है जो 11 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक प्लान है। उसके बाद आप मॉक दे के यहाँ से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने एफर्ट कर सकता हूँ मैं कर दूँ। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे टेकअप करते हैं। इस फ्राइडे को इनका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, जिसमें आप MCQs थोड़े बहुत डाल देना। आपके टेक्स्ट के सिलेबस में MCQs नहीं आते, बट आप थोड़े MCQs डाल देना और थोड़े बहुत सिनेरियोस डाल के इनसे ले लेना, कोई 20-25 नंबर का टेस्ट। बट क्लास फ्राइडे को होगी आधे घंटे की बेशक, लेकिन हम क्लास कर रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं सेल टेस्ट के साथ इंशाल्लाह।